हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है प्रकाश यानी कि लाइट। ठीक है, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो आप ये जानते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 10th की जो विज्ञान यानी कि साइंस है उसका ये पहला चैप्टर होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं प्रकाश के बारे में। हम इसमें अगर बात करें आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि आखिर प्रकाश किसे बोला जाता है, प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, फिर प्रकाश के परावर्तन यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर परावर्तन के नियम क्या होते हैं। इसके बाद हम प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे, ये समझेंगे कि जो प्रतिबिंब होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये सारी बातें सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है, तो देखिए हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश को बोला जाता है लाइट, इसको हम बोलते हैं लाइट। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो प्रकाश है ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को हम देख पाते हैं। तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है प्रकाश यानी कि लाइट। तो इसे समझिए, हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि प्रकाश के जो गुण होते हैं वो गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारी हेडिंग नेक्स्ट होगी प्रकाश के गुण। तो अब यहाँ पे समझिएगा, प्रकाश के गुण यानी हम इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के गुण। अब यहाँ पे आप ये समझिएगा, देखिए अगर हम प्रकाश के गुण की बात करें और पहले पॉइंट की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो प्रकाश होता है वो एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो हम ये कह देंगे कि प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हम कहते हैं कि जो प्रकाश होता है ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो हम कहेंगे इसमें कि यह एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके कारण इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो प्रकाश होता है वो एक वैद्युत चुंबकीय गुण रखता है। ठीक है, इसीलिए प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तीसरी बात करें तो हम ये कहते हैं
देखिए अगर हम बात करें कि प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में सबसे अधिक होती है, तो हम ये कहेंगे कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। और ये होती कितनी, अच्छा अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल को हम प्रदर्शित करते हैं c से, और c का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में। और इसकी वैल्यू की बात करें, इसके मान की बात करें तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम इसमें ये बोलते हैं कि जो प्रकाश होता है वो निर्वात में इस स्पीड से यानी कि इस चाल से गति करता है। ठीक है, तो देखिए हम ये समझ पाए इसमें कि लाइट क्या होता है, फिर यानी कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुणों के बारे में बात किया हमने। तो आप ये याद रखिएगा कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश के पास एक विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसके गमन के लिए या इसके संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये हाँ ठीक है। और जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये था प्रकाश के बारे में कुछ बेसिक बातें। इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, परावर्तन किसे बोलते हैं। तो देखिए अगर हम परावर्तन की बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसमें कि प्रकाश चला और किसी सतह से टकराया और टकराने के बाद फिर अगर उसी माध्यम में वापस लौट गया तो इसे ही हम बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, तो हमारी हेडिंग यहाँ पे होने वाली है प्रकाश का परावर्तन। तो हेडिंग हमारी है प्रकाश का परावर्तन, जिसे बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पे समझिए, हम ये कहते हैं कि जब प्रकाश चला और किसी चिकनी सतह से टकराया और टकराने के बाद अगर वो अगेन उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब जरा हम ना इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, जैसे आप ध्यान से अब समझिएगा प्रकाश के परावर्तन का क्या मतलब था। हम क्या करते हैं कि ये एक चिकनी सतह ऐसा मान लेते हैं कि ये चिकनी सतह एक है। ठीक है, प्रकाश यहाँ से चला और चलने के बाद इस सरफेस से टकराया और टकराने के बाद अगर अगेन उसी माध्यम में वापस लौट गया। माध्यम का क्या मतलब है कि जिस माध्यम से वो चला था उसी माध्यम में अगर अगेन वापस लौट आता है तो इसे ही हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में आई। अच्छा, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण।
आपतित किरण, ठीक है, तो इसे बोल देते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसे बोल देते हैं। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। तो आपतित किरण क्या हो गया? वो किरण जो किसी चिकनी सतह से टकराती है उसे आपतित किरण बोल देते हैं, और जो टकराने के बाद जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्लियर है? चलिए, अगर आप ये समझ गए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो अब हम समझेंगे परावर्तन के नियम। ठीक है, और परावर्तन के नियम जब आप समझ लेंगे तो इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि आखिर प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही होता है परावर्तन के नियम। अब यहाँ पे ना आप सबसे पहले फ़ोटो समझ लीजिए। फ़ोटो जब समझ लेंगे तो आप आगे की कहानी आराम से समझ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको ये बताया कि ये एक चिकनी सतह है, हाँ जी बिल्कुल। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक आपतित किरण ऐसे डालते हैं, इसके ऊपर पड़ा और इससे टकराया और फिर से ये चला गया। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ऐसे इन दोनों के बीच में एक ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, ये होता है आपका, इसको बोलते हैं अभिलंब। आप अभी समझ लीजिए, इसको बोल देते हैं अभिलंब। अभिलंब को हम बोलते हैं नॉर्मल। अभिलंब क्या होता है? नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया आपका आपतित किरण। आपतित किरण इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये बोला जाता है। और ये आपका होता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये होता है। अच्छा, हम परावर्तित किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे हम बोलते हैं परावर्तित किरण को। ठीक है, अब देखिए, हम ये अभिलंब है ना, अभिलंब से हम इधर जाते हैं और अभिलंब से हम इधर जाते हैं, और अभिलंब से जब इधर आए हैं तो इसे आई से दिखाएंगे, और जब इधर जाएंगे तो इसे आर से दिखाएंगे। देखिए, आपको पता नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि अभिलंब से जब आप इधर जाते हैं, यानी इस किरण के लिए अगर बात करें तो उसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, और अभिलंब से अगर इधर जाएं तो इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले पॉइंट की बात आप समझिएगा। पहला पॉइंट ये होता है परावर्तन के नियम में कि आपतित किरण और आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, जिसे आपतन कोण और परावर्तन कोण बोला जाता है। तो हम यहाँ पे पहले पॉइंट में ये बोल देते हैं कि आपतन कोण व परावर्तन कोण, आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। ये हम आपतन कोण और परावर्तन कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ये आई देख रहे हैं ना, इसी को हम बोलते हैं आपतन कोण, और आर को बोला जाता है परावर्तन कोण। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि जो आई है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण इसे बोल देते हैं। और यहाँ पे जो आप आर देख रहे हैं, आर को बोला जाता है परावर्तन कोण। आर को बोल देते हैं परावर्तन कोण। और यहाँ पे हमने आपसे यही कहा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। हम ये बोल देते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। ठीक है हाँ जी, चलिए
अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट अपना क्या दे रखा है वो ज़रा समझिएगा। हम कहते हैं इसमें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। हम यहाँ पे ये करें कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं। अब ज़रा ये कहानी ना आप समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ये आपतन किरण है, ये परावर्तित किरण है। मतलब हम आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, हम अगर इन तीनों बिंदुओं की बात करें तो देखिए, हम यहाँ पे अगर हम तीनों की बात करें तो ये आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अब एक ही तल का मतलब समझिएगा, जैसे आप ये एक बोर्ड को अगर एक तल मान लें, बोर्ड को अगर आप एक तल मान लें तो हम ये कहेंगे कि ये तीनों के तीनों एक ही तल में है। मतलब ये ऐसे, आप ऐसे समझिएगा कि अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, मान लीजिए कि ये सरफेस है, ऐसे मान लीजिए कि ये कोई चिकना तल है, ये कोई चिकना तल है। अब यहाँ से समझिएगा, कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, इस पे टकराई और फिर ऐसे चली गई। तो देखिए ये आ रहा है और ऐसे जा रहा है, तो ये जो तल बन रहा है ना, एक प्लेन बन रहा है तल, हम इसी की बात कर रहे हैं। और ये जो अभिलंब है ना, अब ध्यान से देखिएगा आप, ये आ रहा है, ये जा रहा है और ये अभिलंब, ये जो आप तल देख रहे हैं तीनों एक ही तल में और आपतन बिंदु पर होते हैं। ठीक है सॉरी, तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। ठीक है, अब ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो आगे की कहानी अब समझते हैं। देखिए हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ से ना, यहीं से हो जाते हैं, जो आंकिक प्रश्न होते हैं वो यहाँ से सॉल्व हो जाता है। हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है वो दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान होनी चाहिए। हाँ जी, अब हम समझते हैं कि जो प्रतिबिंब होता है वो बनता कैसे और होता कैसे। ठीक है, हम प्रतिबिंब की बात करेंगे। तो देखिए अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा। देखिए जैसे अगर हम प्रतिबिंब हेडिंग ही लिख लें, प्रतिबिंब, अच्छा प्रतिबिंब को बोला जाता है इमेज। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो हम इसमें ये कहते हैं कि प्रतिबिंब तभी बनता है जब कम से कम दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट करें या प्रतिच्छेद करें। ठीक है, तो हम कहते हैं कि प्रतिबिंब वहाँ, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब, हम इसको बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब वहाँ बनता है, वहाँ बनता है जहाँ पर कम से कम, जहाँ पर कम से कम दो परावर्तित किरणें, कम से कम दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। अब ये कहानी आप समझिएगा।
हम ये कहते हैं कि इमेज जो होती है यानी प्रतिबिंब वहाँ बनती है जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करते हैं प्रतिबिंब यानी कि इमेज की, तो इमेज दो तरीके से बनता है। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब। तो इसे ज़रा समझिएगा। एक हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज। ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब जरा दोनों की कहानी समझिए। अगर हम बोलें कि वास्तविक प्रतिबिंब आखिर ये क्या होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो अब जरा समझिएगा कि काल्पनिक और आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब एक्चुअल में बनता कैसे है। देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर दो परावर्तित किरणें, अगर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में कट करें, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट करती हुई या प्रतिच्छेद करती हुई लगती हैं, करती नहीं है, लगती हैं, तो जहाँ पर महसूस हो, मतलब कि ऐसा हो रहा होगा, तो उसे हम आभास करते हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं उसको आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे वर्चुअल इमेज बोला जाता है। ठीक है। अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर रहे थे, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं। तो जो इमेज यहाँ पे बनती है, जो प्रतिबिंब बनती है, इसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज। कहानी समझ में आ गई? तो आप आभासी और काल्पनिक समझ सकते हैं। ठीक है। जैसा कि अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेद करें। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब की आप परिभाषा लिखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई लगें। ठीक है। तो हम बोलते हैं उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अब ये चीज़ आप समझ गए। अब ज़रा हम ये देखेंगे इसमें कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होती है उसके क्या गुण, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उसके क्या गुण होते हैं। अब हम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे। ठीक। हम ये समझेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होता है, मतलब कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि हम बात कर रहे हैं रियल इमेज की, रियल इमेज। दूसरे की हम बात करते हैं तो हम इसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देंगे। हम पहला ये देखेंगे कि वास्तविक इमेज के बारे में कि यह तब बनती है, यह तब बनती है जब वास्तव में, जब वास्तव में दो परावर्तित किरणें या वास्तव में परावर्तित किरणें, वास्तव में परावर्तित किरणें
एक दूसरे को कट करें या प्रतिच्छेद करें, कट करें, आप ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे ये कहें कि यह, हम इसकी बात कर रहे हैं, यह तब बनती है जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट करती हुई लगें। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि यह तब बनती है, मतलब हम आभासी प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, यह तब बनती है जब दो या दो से अधिक, कुछ भी बोल सकते हैं, जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट करती हुई लगें, कट करती हुई लगें, कट न करें, कट करती हुई लगें, ठीक है। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो हम कहेंगे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम पर्दे पर बना सकते हैं या पर्दे पर देख सकते हैं, ठीक है, या प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इसमें ये बोलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते, प्राप्त, ये हटा दीजिए, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसे, या हम डायरेक्ट कर दें ना, आप आगे लिख लीजिएगा कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। कुछ कहानी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट समझिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब ये हमेशा उल्टा बनेगा। तो हम कहेंगे कि यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है। अगर हम इसकी बात करें तो हम इसमें कहेंगे कि यह हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ जाइए, ये आप ना ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपसे पूछ देता है एग्ज़ाम में, या आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये दोनों आखिर होते कैसे हैं। तो अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट करें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और कट ना करें तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, या इसकी जो इमेज बनेगी वो पर्दे पर दिखती है। लेकिन इसकी बात करें तो ये पर्दे पर दिखती नहीं है, इसे महसूस किया जा सकता है। अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो यह हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन अगर आभासी की बात करें तो यह हमेशा सीधा बनता है। तो ये कुछ बेसिक से दोनों में अंतर है। जब आगे आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें कि इसमें अगर आपको ये सारी बातें ध्यान है तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, ऐसा होगा, ठीक है। चलिए जी अगर ये सारी बातें हम समझ गए तो अब हम बात करेंगे कि अगर प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण है तो उसके द्वारा जो इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा उसका नेचर क्या होगा, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर हेडिंग होगी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब।
और कैसे बनता है वो भी हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। यानी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है। किस तरीके से प्लेन मिरर, जो आप अपना घर में शीशा देखते हैं ना, शीशा, हम उसी की बात कर रहे हैं। घर में शीशा, नाई के पास जाते हैं उसका शीशा, वो एक प्लेन मिरर होता है, हम उसी की नॉर्मली बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये ज़मीन पे ऐसे है, मतलब आप किसी शोरूम में जाते हैं, हम उस शोरूम की नॉर्मली बात कर रहे हैं, अगर हम उसकी बात करें तो ध्यान से समझिएगा। जैसे ये शीशा है, मतलब इधर, ठीक है। अब उसकी इमेज, यानी कि आप जब शीशे में अपने आप को देखते हैं तो आज से थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या आपको देखने को मिलता है। चलिए जी, मान लीजिए कि यहाँ पर रामू काका खड़े हैं, ये है, ठीक है। अब देखिए दूसरे में अगर फ़ोटो ना बने बढ़िया तो ज़्यादा वो ना करिएगा। चलिए ये रामू काका हैं, इनके सिर पे देखिए ये बाल हैं, 4 ही बाल हैं और पीछे हैं। अब मान लीजिए कि इनकी दूरी यहाँ से d है, दूरी कितनी है, d। अब इनका प्रतिबिंब बनेगा कैसे, आपको ये पता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणें होनी चाहिए। तो ना यहाँ से इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, इसको ऐसे ही बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इनकी आँख से एक, ऐसे समझिए कि यहाँ से एक किरण निकलेगी और यहाँ पर जाएगी और टकराएगी। टकरा के जैसे ये गई ना वैसे ही ये वापस आ जाती है, ठीक है। तो इसे आप क्या करिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए, अरे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए अपने तरफ से। एक प्रकाश की किरण यहाँ से चली और यहाँ पर टकराई, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्लेन मिरर है, जितने कोण पर टकराएगी उतने ही कोण पर ये उसी माध्यम में आएगी, ऐसा होगा। और इसे थोड़ा सा पीछे आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो जो आप फोटो देखेंगे ना, जो ये बने थे वही ये रहेंगे फिर से, ठीक है। अरे वैसा ही रहेगा, तो हाँ, अरे थोड़ा सा फोटो इधर उधर हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। अगर दूरी की बात करें तो यहाँ से इनकी जो दूरी है वो d ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनेगा। अब हम इसकी बात करें तो इसके गुण को देखिएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो इमेज बनती है वो सीधा बना है, और जब सीधा बनता है तो हमने अभी आपको बताया कि वो आभासी होता है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो इनकी इमेज बनेगी, हम नॉर्मली इमेज की बात कर रहे हैं यानी कि प्रतिबिंब की, तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब जो बनेगा यानी कि प्रतिबिंब सीधा व आभासी, सीधा व आभासी बनता है, सीधा व आभासी बनता है। एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात ये होती है कि देखिए सीधा इनकी गर्दन ऊपर है तो इनकी भी गर्दन ऊपर ही रहेगी क्योंकि आदमी तो एक ही है। दूसरा हम दूरी की बात करते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो समान दूरी पर बनता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है, समान दूरी पर बनता है, ठीक है। ये हो गई तीसरी बात की तीसरी अगर पॉइंट की बात करें तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो इमेज बनी ना वो पार्श्व परिवर्तित बनती है। अब पार्श्व परिवर्तित क्या होता है उसे आप समझ रहे हैं अभी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित
होता है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। ठीक है, अब पार्श्व परिवर्तित में क्या होता है, अब उसको ज़रा समझिए। पार्श्व परिवर्तित का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो दायां वाला हिस्सा होता है वो बाएं दिखता है और बायां वाला दाएं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप कान में बाली पहने, इस बाली मतलब अगर इस कान में बाली पहने हुए हैं तो ये जो बाली है ना वो शीशे में इधर दिखेगी, मतलब इधर। आप जब शीशे में देखेंगे तो आपको इधर दिखेगी। तो इसी को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तित। मतलब ये होता है कि बायां का दायां और दायां का बायां, मतलब लेफ्ट का राइट दिखेगा और राइट का लेफ्ट दिखेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, मतलब इसे आप एक नोट की तरह ज़रूर रखिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हम कहते हैं कि समतल दर्पण का जो फोकस होता है, समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है। इसे ना आप याद रखिएगा, अनंत, अनंत को बोलते हैं इन्फिनिटी या इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो आज हमने नॉर्मली सीखा है लाइट के बारे में, उसके गुण यानी कि प्रॉपर्टी के बारे में। फिर हम इसमें देखें कि जो परावर्तन होता है वो क्या होता है। ठीक है, फिर परावर्तन, इसके बाद प्रतिबिंब के बारे में बात की है। तो ये सारा आज का टॉपिक हमारा कवर हुआ है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे का जो भी पॉइंट होगा, जो भी होगा वो देखेंगे। आज की सभा फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।